बच्चों, आज हम लोग महाजनपद ऑफ मध्य प्रदेश पर ये लेक्चर पढ़ेंगे और एमए फोर्थ सेम ये लेक्चर आपके लिए है। आप जानते हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है 16 महाजनपद भारत में पाए जाते थे और ये भारत के विभिन्न भागों में पाए जाते थे। तो इन 16 महाजनपदों के राजनीतिक इतिहास पर आप लोग पहले ही सेकेंड सेम में पढ़ चुके हैं। हम लोग आज इस पेपर में, चूँकि ये पेपर स्पेशली मध्य प्रदेश के लिए बनाया गया है, तो हम ये देखेंगे कि कौन से महाजनपद है जो मध्य प्रदेश रीजन में आते थे और केवल आपको उन्हीं महाजनपदों की बात करनी है जो मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से को, किसी भी हिस्से को कवर करते हैं। तो जब हम ऐसा देखते हैं तो हम पाते हैं कि 3 महाजनपद ऐसे हैं जो जो या तो पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में है या फिर उसका कुछ भाग जो है वो मध्य प्रदेश की सीमाओं को टच करता है। तो अब चूँकि उस समय की राजनीतिक व्यवस्था या सीमाएं जो थी आज की सीमाओं जैसी नहीं थी, इसलिए हम किसी भी तरह से मध्य प्रदेश के निर्धारण करने में हमको पार्शियल चीज़ों को लेना पड़ेगा, यानी कि आंशिक रूप से हमें उन महाजनपदों को भी देखना पड़ेगा जिनकी सीमाएं वर्तमान मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं आती हैं। तो इस प्रकार हम 3 महाजनपद निकालते हैं। पहला महाजनपद वो जो कि पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में था, जिसे हम अवंती महाजनपद के रूप में जानते हैं। दूसरा महाजनपद चेदी महाजनपद था, जो कि पूर्ण रूप से नहीं लेकिन आंशिक रूप से मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग में निहित था। और तीसरा महाजनपद जो था वो मत्स्य था, जो कि मूल रूप से तो राजस्थान का था लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो है मध्य प्रदेश के कुछ भागों को, जो कि उत्तर पश्चिमी भाग थे मध्य प्रदेश के, उनको टच करता था। तो आप लोगों को चूँकि मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में इस पेपर को पढ़ना है, तो हम लोग महाजनपद ऑफ मध्य प्रदेश में इन 3 महाजनपदों को पढ़ेंगे। सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए बच्चों कि जब आप इस तरीके की कुछ भी महाजनपद में, स्पेशली जब मैंने 16 भी पढ़ाए थे तब भी ये बताया था कि मानचित्र के द्वारा आपको इन 16 महाजनपदों को इंगित कर देने से आपको लोकेशन समझ में आ जाती है और आधा काम हो जाता है। तो उसी प्रकार से जब हम लोग अब इन तीनों को कर रहे हैं तो हम इन तीनों महाजनपदों की लोकेशंस को दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैप पे ध्यान दीजिए। मैप में अगर आप देखेंगे तो मत्स्य महाजनपद नियर अबाउट जयपुर आप समझ लीजिए, उसका कुछ भाग जो है भारत में आ रहा है, मध्य प्रदेश में आ रहा है। दूसरा है चेदी महाजनपद, जो जबलपुर के आसपास के रीजन को आप समझ सकते हैं, जिसका कुछ भाग छत्तीसगढ़ में भी जाता दिख रहा है। और अवंती महाजनपद, जहां हम स्वयं अभी बैठे हैं, जो कि एक लंबा विशाल क्षेत्र मध्य प्रदेश का कवर करता है। मालवा, जो आज वर्तमान मालवा है, उसके अतिरिक्त भी काफ़ी बड़ा हिस्सा इसमें आता था मध्य प्रदेश का उस समय। तो ये 3 महाजनपद मिलकर के छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो महाजनपद थे उनकी रूपरेखा निर्धारित करते हैं। तो अब आप लोग इस मैटर पे आइए। 16 महाजनपद पूरे भारत भर में फैले हुए थे, जिसमें से 3 महाजनपद मध्य प्रदेश रीजन में पाए जाते हैं। सर्व प्रमुख है अवंती महाजनपद, जो पूर्ण रूप से इस भाग में आता था। दूसरा चेदी महाजनपद, जिसका बड़ा भाग मध्य प्रदेश में है, तथा मत्स्य महाजनपद, जिसका पूर्वी भाग मध्य प्रदेश के वर्तमान सीमा तक हम मान सकते हैं। इस प्रकार हम इन 3 महाजनपदों को इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे। यानी कि यदि आपको प्रश्न आता है तो आपको इन्हीं तीनों का वर्णन करना है। यद्यपि आप इसमें यह ज़रूर कर सकते हैं कि आप 16 महाजनपद के नाम ज़रूर दे दीजिए। नाम देने से ये लगता है कि आपको महाजनपद काल का पूरा अध्ययन है। 16 के नाम दे दीजिए और उसके बाद यदि आप बना सकते तो मैप में 16 को दिखा दीजिए, फिर इन 3 को स्पेशल कलर करके या अलग तरीके से इंगित करिए। अब सबसे पहले मत्स्य देखते हैं। यह राज्य बड़ा विस्तृत था और चंबल की पहाड़ियों से सरस्वती नदी के तट तक फैला था। सरस्वती जो कि राजस्थान से होकर बहती थी। इसकी राजधानी जयपुर के पास बैराट थी और उस समय उसे विराट नगर कहा जाता था। ऐसा विवरण मिलता है कि एक समय मत्स्य राज्य चेदी में मिला लिया गया था। चेदी वही जबलपुर के पास वाला दूसरा। तो मत्स्य और चेदी आप मैप में देखिए, मत्स्य और चेदी ये दोनों जो हैं ऊपर के दोनों, ये दोनों को एक कर दिया गया था। इसके बाद देखिए ऐसा विवरण भी मिलता है कि मिला लिया गया था। महाभारत के अनुसार सहज नाम का एक राजा जो था मत्स्य और चेदी दोनों पर राज्य करता था। बाद में मगध ने उसे अपनी सीमा में मिला लिया और संभवतः विलय से पूर्व यहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। जैसा कि आप सब जानते हैं 16 महाजनपद में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और
गणतंत्र जो 10 थे वो अलग थे, गणराज्य जिसे कहा जाता था। अब देखिए चेदी महाजनपद यह राज्य यमुना के दक्षिण में फैला हुआ था और पश्चिम में मत्स्य तक भी उसकी सीमाएं मिलती थी। आधुनिक बुंदेलखंड और आसपास के क्षेत्र चेदी महाजनपद में पाए जाते थे। चेतीय जातक के अनुसार चेदी राजाओं की सूची इसमें दी गई है। यह सूची महासम्मत तथा मंधाता नाम से प्रारंभ की जाती है। चेतीय जातक के अनुसार ही इसकी राजधानी सोत्थिवती नगर थी, जिसे बाद में शुक्तिमती भी कहा गया, और इसका उल्लेख भी महाभारत में मिलता है। पॉर्जिटर ने आधुनिक केन नदी को ही प्राचीन शुक्तिमती कहा है, जिससे आधुनिक बांदा शहर से संबंधित बताया है। साथ ही त्रिपुरी जबलपुर के समीप भी इसी में आता था। देखिए बुंदेलखंड, बांदा, ये सब ऊपर के हिस्से में है। उस बुंदेलखंड से ले करके जबलपुर तक आप ये चेदी का विस्तार मान सकते हैं। तो लगभग काफ़ी मध्य प्रदेश का भाग इसमें आ जाता है। कुछ विद्वान चेदी राज्य को ऋग्वेद की भांति प्राचीन भी मानते हैं। यह भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था को ही मानता था। इसके बाद सबसे प्रमुख अवंती महाजनपद आ जाता है। यह सर्वप्रमुख महाजनपद था जो पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश की सीमाओं के अंतर्गत था। ये किसी अन्य राज्य को संपर्कित नहीं करता था। संपूर्ण उज्जैन परिक्षेत्र एवं मंधाता से लेकर माहेश्वर तक नर्मदा की घाटी, ये सब अवंती राज्य में आती थी। जैन ग्रंथकारों ने ग्वालियर राज्य के गुना जिले के ऐरण से 50 मील दूर स्थित तुम्बवन को भी अवंती महाजनपद पे माना है। तो वो सागर तक आप इसका एक्सटेंशन समझ सकते हैं। उत्तरी भाग जिसमें क्षिप्रा आदि नदियां प्रवाहित थी, उसकी राजधानी उज्जैन थी। दक्षिणी भाग जिसमें प्रमुख नदी नर्मदा थी, उसकी राजधानी महेशमती थी। जो आपको पता है कि अवंती महाजनपद 2 भागों में बटा था। उत्तरी भाग उज्जैन राजधानी रखता था और दक्षिणी भाग महेशमती। अवंती महाजनपद के अन्य नगरों का भी हमें बौद्ध और जैन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, जैसे कुरूरघर, भास्करट और मक्करकट तथा सुदर्शनपुर। यह महाजनपद बौद्ध धर्म का प्राचीन केंद्र, बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है, क्योंकि आज भी हम देखते हैं वैश्य टेकरी वगैरह, ये जो मौर्यकालीन टेकरियां हैं, लेकिन उसका विस्तार छठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हो गया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पुराणों के अनुसार महेशमती, अवंती एवं विदर्भ की स्थापना यदुवंशियों ने की थी। महेशमती वंश का प्रथम राजवंश हैहय वंश था। अवंती के वीतिहोत्र वंश का अंत इस प्रकार हुआ कि राजा के मंत्री पुणिक ने अपने पुत्र प्रद्योत को राज्य सिंहासन पर बैठा दिया। अवंती का यह राजनीतिक परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण था, जिसके बहुत विवरण प्राप्त होते। देखिए प्रद्योत के काल से हमें एक विधिवत जो है वो इतिहास मिलने लगता है, और प्रद्योत को ही पूर्ण रूप से उज्जैन का या अवंती क्षेत्र का पहला राजा, जिसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं, तो वहाँ का पहला राजा हम प्रद्योत को इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके पूर्ण जो वर्णन आए हैं उनके विषय में इतने साक्ष्य साहित्यिक तो हैं, पुरातात्विक नहीं मिलते। जबकि प्रद्योत के काल से हमको जैसे मौर्यकालीन जो बांध उसने बनवाया था, मौर्यकालीन कह रही, प्रद्योत कालीन जो बांध उसने क्षिप्रा नदी पे बनाया था, वो सब हमें लकड़ियाँ आज भी प्राप्त होती है। तो कहीं ना कहीं पुरातत्व सपोर्ट करता है, इसलिए प्रद्योत को हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उज्जैन के इतिहास में या अवंती महाजनपद के इतिहास में विधिवत पढ़ते हैं। प्रद्योत के नेतृत्व में अवंती महाजनपद का बहुत विकास हुआ। आर्थिक एवं धार्मिक क्षेत्र में शीघ्र ही अवंती मगध का सामना करने लगा। एक समय अवंती महाजनपद ही शेष था जो मगध के सामने शक्तिशाली, मतलब 16 महाजनपदों में मगध सर्वशक्तिमान था, ये सब जानते हैं, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक मगध को अवंती का सामना करना पड़ा, और बाद में अवंती को वो जीत सका काफ़ी कठिनाई से। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सम्राट शिशुनाग ने अवंती महाजनपद को मगध में मिला लिया था। इस प्रकार प्रमुख रूप से अवंती महाजनपद बहुत महत्वपूर्ण था। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के पश्चिम में मत्स्य एवं दक्षिण पूर्व में चेदी महाजनपद भी मध्य प्रदेश के परिक्षेत्र में ही पाए जाने वाले महाजनपद थे। इस प्रकार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य प्रदेश के निर्माण में उपर्युक्त तीनों महाजनपदों का विशेष महत्व है। बच्चों, ये महाजनपद जो थे हमारे, ये प्रमुख रखते थे। तो जब आपको प्रश्न आएगा तो इन तीनों पर विस्तार से लिखना है। शेष अन्य 16 महाजनपदों के आप नाम लिख सकते हैं और मैप में उन्हें दिखा सकते हैं। और यदि आप मैप में उन 16 को दिखा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इन 3 को हाईलाइट करिए, तभी आपकी बात ये निकल करके आएगी कि मध्य प्रदेश के महाजनपद काल की आप बात कर रहे हैं, ना कि पूरे भारत के महाजनपद काल की। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को बनाना है। आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद।